दोस्तों, जब हिंदी सिनेमा का जिक्र होता है तो एक नाम दिलों में हमेशा गूंजता है, मोहम्मद रफी साहब का। शुरू के उस बादशाह ने अपनी आवाज से ना जाने कितने दिलों को छू लिया। चाहे दर्द भरे नगमे हो, प्यार भरे या मस्ती भरे गीत हो, रफी साहब की आवाज ने हर एहसास को जिया है। आज हम आपको ले चलेंगे उन्हीं सुनहरे दौर में जब रफी साहब की आवाज ही जादू हुआ करती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी दिलवाले में। अभी न जाओ छोड़कर, पुकारता चला हूँ मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखी जो खत तुझे। ये एवरग्रीन्स गाने लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी साहब के हैं। मोहम्मद रफी साहब आज लेजेंडरी न होते अगर तो 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नजर 9 साल के नाई फिक्को यानी मोहम्मद रफी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980, अभी न जाओ छोड़कर, पुकारता चलूं मैं, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे। ये एवरग्रीन सिंगर मोहम्मद रफी साहब के गाने हैं। मोहम्मद रफी साहब आज लेजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवन लाल की नजर 9 साल के नाई फिक्को यानी मोहम्मद रफी पर ना पड़ती। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी साहब ने दुनिया से रुखसत हुए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफी साहब के अंतिम संस्कार में 10,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिन का सार्वजनिक शोक भी रखा था। आज हम उन्हीं रफी साहब के जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन किस्सों को साझा करेंगे। मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफी साहब एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी हुआ करती थी, लेकिन रफी साहब कुछ अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फकीर को देखकर रफी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करने लगे। उस फकीर की नकल उतारते हुए रफी साहब खुद भी रियाज करते थे। महज 9 साल की उम्र में रफी साहब का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया। रफी साहब को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके माता पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफी साहब नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने पहुंचे। रफी साहब यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइलिश में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज में एक जादू था जिसने जीवन लाल को प्रभावित किया। जीवन लाल ने रफी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार भी कर लिया। जीवन लाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफी गायकी में माहिर होते चले गए। फिर साल आया 1937। रफी साहब ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। ये मौका उन्हें संयोग से ही मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शक में एक सहगल भी थे, जिन्होंने कहा ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलूज फिल्म का, परदेसी सोनिए ओहेरिए। लगातार गाने गाते हुए रफी साहब खूब नाम कमा रहे थे। एक समय लेकिन ऐसा था कि एक्टर और प्रोड्यूसर नजीर ने मोहम्मद रफी को 100 रुपए और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आपका गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद ने इस गाने की रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया कि देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर और कोरस गाने वालों को
मिलिट्री वालों के जूते पहनाए जाते थे। जूते की आवाज से साउंड क्रिएट करके रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी साहब के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। फिर अनमोल गुड़िया सहित दीदार कोहिनूर जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाने गाते हुए रफी साहब स्टार बन गए। बैजू बावड़ा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके थे रफी साहब। रफी साहब दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज बन गए। 60 के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं हुआ करता था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद सिनेमा के पास दो दिग्गज सिंगर हो गए। 1938 में मोहम्मद रफी साहब की शादी बसीरा बीबी से हुई, जिससे उन्हें एक बेटा भी हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी के सास ससुर की मौत हुई तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गईं। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी साहब ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। जब मोहम्मद रफी हाथ से लौटे तो कुछ मौलवी ने उन्हें गाने ना गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी ने भी बात मानकर गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू किया। मोहम्मद रफी साहब के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान जुड़ा हुआ एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि मोहम्मद रफी साहब के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र पर आते हैं और मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कब्र की मिट्टी खा लेते हैं। मोहम्मद रफी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास हुआ करती थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग नहीं समझ पा रहा था। जब नया ट्रेंड ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दे दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफी साहब कितने दिलदार इंसान से इन्हीं बातों से साबित हो जाता है। रफी साहब की उस समय की दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। कहा जाता है कि रफी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर पहुंचा और रफी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रफी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। बायोग्राफी नौशाद नामा में रफी साहब के जज्बे का एक किस्सा भी लिखा गया है। बैजू बावड़ा फिल्म के गानों की दुनिया के रखवाले में रफी साहब को हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। इसके लिए रफी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज भी किया। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के बाद कई महीनों तक रफी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डिंग पर ये गाना बजाया और फांसी दे दी। 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता मंगेशकर जी और रफी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम करने का ना फैसला किया। लता जी ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब और लता मंगेशकर जी और रॉयल्टी मांग कर रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता जी से कहा कि
अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नहीं आई गुस्से की तीर लता जी ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ नहीं गाएंगे? मैं खुद आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में कोई गाना नहीं गाया और ना ही कोई मंच साझा किया। साल आया 1967, रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने अपनी सुरीली आवाज दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफी साहब और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। फिर साल आया 1967। संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने लता जी से चिट्ठी लिखकर माफी भी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। रफी साहब एक शो के लिए ब्रिटेन को कोविट्री पहुंचे। यहाँ खाना रफी साहब की पसंद का नहीं था तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने पहुंचे बेटे और बहू से रफी साहब ने पूछा कि यहाँ लंदन कितना दूर है। जवाब मिला सिर्फ 3 घंटे। रफी साहब ने तुरंत बेटी यस्मीन को कॉल किया और कहा, क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी पका सकती हो? बात बनी तो रफी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए। भारतीय खाना और दोबारा शाम 7 बजे ब्रिटेन लौट आए। लोगों के उनके अचानक होने का कारण जाना तो हर कोई हैरान रह गया। 31 जुलाई 1980 को रात करीब 10:30 बजे मोहम्मद रफी साहब को हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अगले सुबह इन्हें जुहू के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उन्हें अंतिम दर्शन में करीब 10,000 लोग शामिल हुए। भारत सरकार ने रफी साहब के निधन पर 2 दिन का सार्वजनिक शोक भी अनाउंस किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।